नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th जियोग्राफी चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज इसके हम सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में अब की बार जो सिलेबस में आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उन सभी सिलेबस के टॉपिक्स को कवर किया गया है। साथ ही साथ चैप्टर 5 आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट करवा रखा है और इसके प्लेलिस्ट भी तैयार किए गए हैं यूट्यूब के चैनल पे, जहाँ पे आप जाके इसे चैप्टर वाइज़ वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में क्लास 12th जियोग्राफी चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएँ। सबसे पहले जो टॉपिक पूछा जा रहा है वो है आर्थिक क्रियाएँ। आर्थिक क्रियाएँ क्या होता है? आर्थिक क्रियाएँ से आप क्या समझते हैं? मानव के उन कार्यकलाप का मतलब होता है काम करना, जिनसे आय होती है। आय मतलब इनकम, जो पापा आपके काम करते हैं, आपकी मम्मी काम करती है, पैसे कमाती है, इसी को हम आय कहते हैं। तो मानव के जो कार्य हैं, जो काम है, जिनसे उनको पैसे मिलते हैं, वो पैसे कमाते हैं, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। 1 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मानव की क्रियाएँ जो हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में कामों को करता है, उसे 4 वर्गों में बाँटा गया है, 4 भागों में बाँटा गया है, जिसमें पहला है प्राथमिक क्रियाएँ, दूसरा है द्वितीयक क्रियाएँ, तीसरा है तृतीयक क्रियाएँ और चौथा है चतुर्थ क्रियाएँ। ये चारों क्रियाएँ जो हैं, इनको मैं एक-एक करके आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको समझने में मतलब कोई दिक्कत ना हो कि प्राथमिक क्रियाएँ किसे कहते हैं, द्वितीयक क्रियाएँ किसे कहते हैं, तृतीयक क्रियाएँ किसे कहते हैं और चतुर्थक क्रियाएँ क्या होता है। तो इन चारों क्रियाओं को आइए एक-एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा है प्राथमिक क्रियाएँ। प्राथमिक क्रियाएँ क्या-क्या होता है? प्राथमिक क्रियाएँ वे क्रियाएँ हैं, वे काम हैं जिनके लिए मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर रहता है, नेचर पर निर्भर रहता है, एनवायरनमेंट पर निर्भर रहता है। ऐसी क्रियाकलाप, ऐसे काम जिसमें मनुष्य, समाज के लोग, सामाजिक प्राणी पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। इसमें क्या होता है? भूमि आता है, जल आता है, खनिज आता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर वो आश्रित रहते हैं। उपलब्धता एवं प्रकार पर भी यह निर्भर करता है कि कौन-सी चीज़ें कौन-सी जगह पर अवेलेबल है। जैसे देखिए हर रिसोर्सेज़ हर जगह तो अवेलेबल नहीं होता, मौजूद तो नहीं होता। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कृषि, पशुपालन, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालना, लकड़ी काटना आप जानते हैं, खनन का मतलब होता है खुदाई, खुदाई के माध्यम से कोयला, अभ्रक या किसी भी प्रकार के खनिज चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो ये सारे कार्य जो हैं वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है आखेट एवं भोजन संग्रहण। आखेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि शिकार करना होता है। तो आइए हम अब इस टॉपिक के अंतर्गत आखेट के बारे में भी जान लेते हैं और भोजन संग्रहण के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय मतलब सबसे पुराना व्यवसाय, जीने का तरीका जिस पे वो पहले के समय में निर्भर रहा करते थे, वो संग्रहण और आखेट ही हुआ करता था। तो आखेट किसे कहते हैं? आखेट का अर्थ अर्थात मतलब शिकार करना होता है, छोटे-मोटे जानवरों को मारकर अपना जीविकोपार्जन करना होता है। दूसरा है भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण का मतलब होता है अपनी ज़रूरतों के लिए भोजन इकट्ठा करना। अपने भोजन को अपने भोजन के कार्य को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं, भोजन को इकट्ठा करते हैं, तो ये भोजन संग्रहण होता है। संग्रहण 3 पैमानों पर किया जाता है। संग्रहण की अगर बात की जाए, तो वो 3 प्रकार से होता है। पहला तो है जीविकोपार्जन संग्रहण, दूसरा है वाणिज्यिक संग्रहण और तीसरा है संगठित संग्रहण। इन तीनों पॉइंट्स को भी आगे की स्लाइड में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम अब प्रमुख क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख क्षेत्र क्या-क्या होते हैं? क्षेत्र मतलब होता है जगह, जहाँ पे लोग निवास करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है चलवासी पशुचारण। ये 1 नंबर के लिए वीवीआई रहेगा। चलवासी पशुचारण उत्तर अफ्रीका, यूरोप, एशिया, टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं। वाणिज्यिक पशुपालन की अगर बात कर लें, तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होता है? तो देखिए अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में आदिकालीन निर्वाह कृषि जैसी चीजों को
किया जाता है। इसके अलावा विस्तृत वाणिज्य क्या होता है? तो स्टेपीज के यूरेशिया, अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास और द अफ्रीका का विल्डर्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और न्यूजीलैंड का कैटबरी घास के मैदान को हम विस्तृत वाणिज्य के रूप में जानते हैं। तो ये प्रमुख क्षेत्र है कुछ विश्व के, जिनके बारे में आपको जानना है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए चलवासी पशुचारण क्या है, कहाँ है, तो आप बताएंगे उत्तर अफ्रीका, यूरोप, एशिया, टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा वाणिज्य पशुपालन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना में भी होता है। इसके अलावा आदिकालीन निर्वाह कृषि तो आप बताएंगे अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय भाग में तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है। विस्तृत वाणिज्य की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे आपको अर्जेंटीना, अमेरिका और यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी जगहों का नाम बताना है। अगले स्लाइड में हमसे पूछा जा रहा है कि डेयरी कृषि क्या है। डेयरी का मतलब आपको पता है, दूध उत्पादन से है, दूध से उत्पादन से जो सामानें होती है। तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप और कनाडा तथा न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में डेयरी कृषि होता है। डेयरी कृषि किसे कहते हैं, ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स आपको आगे बताए जाएंगे। यहाँ पे हम प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्रमुख क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा सहकारी कृषि, तो ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिम यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में सहकारी कृषि या फिर सहयोगी कृषि भी आप इसे कह सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पुष्पोद्यान, पुष्पो उत्पादन। पुष्पो उत्पादन का मतलब जहां पे पुष्प, फूल की उगाई होती है, तो ये नीदरलैंड है और ट्यूलिप है। उद्यान कृषि क्या है? उद्यान कृषि का मतलब होता है कि मतलब जो खेती करने के बाद स्टोरेज वगैरह होता है, बहुत लंबे समय तक के लिए भंडारण किया जाता है, तो ये होता है पश्चिम यूरोप और उत्तर अमेरिका में। मिश्रित कृषि की अगर बात की जाए तो ये अत्यधिक विकसित, जैसे कि उत्तर अमेरिका में होता है, पश्चिमी यूरोप में होता है, यूरोशिया के कुछ भाग में होता है मिश्रित कृषि। सामूहिक कृषि सोवियत संघ में होता है, मतलब रूस के कुछ जगहों पे होता है, जिसमें कलखोज जैसे जगह इंपोर्टेंट नाम यहाँ पे आपको याद रखने हैं। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताया था। वाणिज्य पशुपालन मतलब बहुत सारे टॉपिक थे जिसके हम प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, चलवासी पशुचारण क्या होता है? देखिए, चलवासी पशुचारण में समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ, मतलब जो लोग पशुओं को पालते हैं, वो पूरे ग्रुप ग्रुप में या फिर समुदाय में पशुओं के साथ पानी के लिए और चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति के पास मान लो 100 गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां हैं, ऐसे वहां पे 5 लोग हैं, इसका मतलब 500 होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक जगह पर टिकते नहीं है, ये अपने मतलब पशुओं के लिए, पानी के लिए, चारा के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते हैं और अपने पशुओं को पानी और चारा उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो ये हमारा चलवासी पशुचारण था। अब हम बात कर लेते हैं वाणिज्य पशुधन। देखिए, वाणिज्य पशुधन पालन जो है एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फॉर्म पर किया जाता है। वाणिज्य पशुधन और चलवासी पशुचारण में काफी अंतर है। चलवासी पशुचारण में लोग एक जगह पर टिक के कोई भी काम नहीं करते, लेकिन अगर वाणिज्य पशुधन की अगर बात होगी तो वो एक ही जगह पर बहुत बड़े क्षेत्र में अपने पशुओं को पालते हैं, उनके चारे की व्यवस्था वो खुद ही वहीं पे करते हैं, उनके पानी की व्यवस्था वो वहीं पे करते हैं, उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। ये नहीं कि उन्हें लेके घूमते रहें, घुमा घुमा के अपना काम करें, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन के बारे में था। अगला पॉइंट हमारा कहता है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है। ये भी वीवीआई पॉइंट रहेगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, चलवासी पशुचारण जो है, इसका मतलब क्या होता है? चलवासी पशुचारण में पशुपालक जो होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, वो समुदाय में, ग्रुप में क्या करते हैं, अपने जानवरों के लिए चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। वो एक स्थान पे नहीं टुकते। मान लो कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली में है अभी वो, तो कुछ दिन के बाद वो हरियाणा चले जाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, फिर झारखंड चले जाएंगे, फिर बिहार चले जाएंगे अपने पशुओं को लेते हुए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने बताया है। और पूंजी की अगर बात कर ले तो ये पूंजी प्रधान नहीं है, पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है। यहाँ पे कोई भी मतलब ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। अगर देखभाल की बात कर ले तो उनकी विशेष देखभाल नहीं होती, वो प्राकृतिक रूप से ही रहते हैं, प्राकृतिक रूप से
ही पलते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चाराओं का जुगाड़ करते रहते हैं, पानी का जुगाड़ करते रहते हैं। तो ये चलवासी पशुचारण में है। और चलवासी पशुचारण में पशुओं की प्रकार की बात कर लें कि कौन-कौन से पशुओं को इनके द्वारा पाला जाता है, तो वो एक ही समय में क्या करते हैं ना, विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखते हैं। मतलब एक ही तरह के पशुओं को नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भैंस ही है, सिर्फ गाय ही है, सिर्फ भेड़ ही है, ऐसा नहीं है। वो अलग-अलग तरह के पशुओं को रखते हैं। जैसे कि वो मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊंट आदि को पाला जाता है। सहारा एवं एशिया के मरुस्थल मतलब रेगिस्तान वाले जो जगह है, यहाँ पे वो भेड़, बकरी एवं ऊंट को पालते हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये पुरानी दुनिया तक सीमित है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पुरानी दुनिया मतलब उत्तरी अफ्रीका के एंटार्क्टिक तट, अरबिय प्रायद्वीप होते हैं और मंगोलिया एवं मध्य चीन के आसपास। फिर यूरोप के एशिया में टुंड्रा प्रदेश में ये ऐसे अपने चलवासी पशुचारण करते हैं। इसके बाद दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में मेगास्कर द्वीप के आसपास। तो ये कुछ पुरानी जगह है जहाँ पे चलवासी पशुचारण किया जाता है। अब हम दूसरी तरफ वाणिज्य पशुधन के पालन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही था कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन में जो है वो क्या अंतर है। तो एक तो चलवासी वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम वाणिज्यिक पशुधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फॉर्म पे किया जाता है। ये मैंने आपको अभी समझाया भी था वाणिज्य पशुधन पालन में। और उनके चारे की व्यवस्था जो है वो वहीं पे किया जाता है, चाहे वो खरीद के हो या कहीं से मंगवा के हो। उनको भेजा नहीं जाता कहीं पे घास चरने के लिए। और पूंजी की अगर बात कर लें तो चलवासी पशुचारण की अपेक्षा जो वाणिज्यिक पशुधन पालन है वो अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता है। इसमें ना बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग अपने जानवरों को पालते हैं। देखभाल की अगर बात कर ले तो वैज्ञानिक तरीके से होता है। ये प्रकृति पे निर्भर नहीं होते। इनको बिल्कुल डॉक्टर के नजरिए से देख के रेख के काफी अच्छे तरीके से पाला जाता है। पशुओं की अगर प्रकार की बात कर लें तो इसमें भी विशेष पशुओं को पाला जाता है जिसके लिए वो क्षेत्र अनुकूल हो। मतलब कि अगर ठंड का जगह है और ठंड के जगह पर ऐसे अगर वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जा रहा है तो ठंड में एडजस्ट करने वाले पशुओं को पाला जाता है। अगर यही बात गर्मी के जगहों पे हो जाए तो गर्मी में पलने वाले जानवरों का यहाँ पे वाणिज्यिक पशुधन पालन के रूप में किया जाता है। क्षेत्र कौन-कौन सा है जहाँ पे वाणिज्यिक पशुधन पालन होता है? तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, युगावे, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी जगहों पर क्या होता है, वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है एक बड़े सा फॉर्म बना के। अगला पॉइंट हमारा कहता है निर्वाह कृषि क्या है, या फिर आप निर्वाह कृषि से क्या समझते हैं। तो इस तरह की खेती जो है वो जमीन के छोटे टुकड़े पर होती है। बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं होता, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े पे निर्वाह कृषि होता है। इस तरह की खेती में आदिम औजारें और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो खेती में औजार इस्तेमाल होता है, जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो आदिम होते हैं, मतलब पुराने टाइप के होते हैं। पुराने हथियारों से ही खेती होता है और परिवार के सभी सदस्य मिलके इस खेती में अपना हाथ बटाते हैं। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करता है कि किस तरह के मौसम में किस तरह की खेती करनी है। ये वहां के मानसून और उस जमीन की उपजाऊ क्षमता पर आधारित होता है। निर्वाह कृषि दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तो है आदिकालीन निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। तो अब हम ये जो दो पॉइंट है, पहला और दूसरा, इसमें हम सबसे पहले पॉइंट आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में जान लेते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है? तो निर्वाह कृषि जो है आदिकालीन, वह एक मतलब ऐसा है जिसमें कृषक जो है, जो खेती करने वाले हैं, वो अपने परिवार के भरण पोषण हेतु उत्पादन करता है। इतना ही उगाता है जितना उसके परिवार के लिए उपयुक्त होता है, जितना उसके परिवार में इम्पोर्टेंट होता है, जितना वो अपने परिवार के लिए खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर सकता है। इसमें उत्पाद बिक्री के लिए नहीं होते, मतलब जो भी खेती किया जाता है उसमें बेचने के लिए नहीं होता। आदिकालीन निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक खेतों को घुमा-घुमा के खेती करना। खेत अस्थायी नहीं होते और वो बदलते रहते हैं। अब हम अगले स्लाइड में बात करेंगे आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं। तो इसमें खेत का जो आकार होता है, जो साइज होते हैं खेतों के, वो छोटे-छोटे होते हैं। और कृषि पद्धति की बात कर लें तो इसमें किसान एक क्षेत्र के जंगल, मतलब किसी एक क्षेत्र में जंगल या वनस्पतियों को काट कर या जलाकर उसके एरिया को साफ कर लेता है और खेतों को उपजाऊपन
समाप्त होने के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे भूमि को तैयार करता है। मतलब मान लीजिए कि जंगल के इस टुकड़े को हमने खूब अच्छे से साफ कर लिया, यहाँ पे खेती किया, लेकिन जब यहाँ की मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाएगी तो इस जगह को छोड़ के हम दूसरे जगह पर जाएंगे, फिर वहां पे खेतों का निर्माण करेंगे और वहां पे खेती करेंगे। इस तरह की खेती में औजार क्या-क्या यूज़ होता है? तो औजार पारंपरिक होते हैं, जो पुराने होते हैं, जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े, खुरपी, हँसुआ, कटली, ये सारी चीज़ों के माध्यम से ही यहाँ पे कृषि किया जाता है। कौन-कौन से क्षेत्र हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, दूसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय दक्षिण एवं मध्य अमेरिका हो गया और तीसरे नंबर पर दक्षिण-पूर्वी एशिया का नाम आता है। अगले स्लाइड में हमसे पूछ रहा है कि गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि का पहले तो प्रकार देख लीजिए, 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला है और ये दूसरा है। पहले में है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान मतलब जहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा हो और चावल रहित मतलब चावल के बिना जो निर्वाह कृषि होता है। तो इसमें जो पहले नंबर पे है वो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। तो देखिए, इस प्रकार की कृषि में लोग जो हैं वो परिवार के भरण पोषण के लिए, मतलब अपने परिवार के पेट पालने के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पर काफी बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि में लगे होते हैं। मतलब भूमि के छोटे से टुकड़े में ही चावल की खेती करते हैं। यहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। तो ये हमारा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि था, जिसमें किसान जो हैं वो अपने छोटे से टुकड़े में ही चावल की खेती करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं धान प्रधानता गहनता निर्वाह कृषि की विशेषता क्या है। तो मुख्य फसल इसमें सबसे पहले आएगा, जैसे कि इस कृषि के नाम से ही पता चलता है कि इसमें चावल जो है वो प्रमुख फसल होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण इसका आकार छोटा होता है। किसका? खेत का आकार छोटा होता है तथा खेत एक दूसरे से दूर भी होते हैं। श्रम की अगर बात कर लें तो भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। कृषि कार्य में किसान का पूरा परिवार लगा रहता है। तो ये हमने पहले भी बात किया था, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इसमें वो जो है पूरी जनसंख्या जो उनके घर की होती है वो चावल की कृषि में लगे होते हैं। तो यहाँ पे भी श्रम में भी वही बात बताया गया है। प्राकृतिक खाद की अगर बात करें तो भूमि की उर्वरकता को बढ़ाए रखने के लिए, मतलब उपजाऊ क्षमता को बढ़ा के रखने के लिए गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है, ताकि जमीन जो है वहां का वो उपजाऊ रह सके और उससे चावल की अच्छी खेती की जा सके। अगला पॉइंट हमारा कहता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। ये नंबर 2 पे आता है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे 2 प्रकार की बात किया था, जिसमें चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि था और दूसरा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि था। तो ये पहला वाला तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इस कृषि में क्या होता है, चावल जो है वो मुख्य फसल नहीं होता और इसका स्थान जो है कौन ले लेता है? गेहूं ले लेता है, सोयाबीन ले लेता है, जौ आदि फसल से यहाँ पे खेती की जा सकती है। यह कृषि क्षेत्र चावल की फसल के लिए पर्याप्त कृषि नहीं होती है, मतलब यहाँ पे चावल सही तरीके से नहीं उगाया जा सकता है, इसलिए इसमें सींच की जाती है। इस प्रकार की कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है। खेत बहुत ही छोटे और पायदार होते हैं, उबड़-खाबड़ होते हैं। व्यवसाय के स्थान पर खेती का अधिकांश कार्य व्यवसाय द्वारा ही होता है। मुख्य क्षेत्र कौन-सा है? तो उत्तरी कोरिया में होता है, उत्तरी जापान में होता है, मंचूरिया में होता है, गंगा सिंधु के मैदानी क्षेत्र जो भारत के अंतर्गत है, यहाँ भी ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको तो पता है कि हमारे यहाँ गेहूँ होता ही है, सोयाबीन होता ही है, जौ होता ही है, दालें होती हैं, मसालाएँ होती हैं, धान भी करते हैं, मतलब फसलों में सब्जियाँ भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे गंगा सिंधु के मैदान के जो भारत के अंतर्गत आता है या फिर गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से खेती की जाती है। अगला स्लाइड हमारा कहता है एक कृषकीय कृषि क्या होता है? यह एक कृषकीय कृषि है जिसमें एक फसली उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। एक फसल पर, किसी एक तरह के फसल पर ही यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो ये एक कृषकीय कृषि है। श्रम में क्या होता है? तो श्रम इसमें काफ़ी बारीकी की आवश्यकता होती है। स्थानीय लोगों से प्राप्त की जाती है, जैसे मिट्टी का खुदाई हो गया, मिट्टी में छिड़काव हो गया, मिट्टी में खाद मिलाना हो गया, मिट्टी में सिंचाई करना हो गया।
यहाँ पे परिवहन के साधन भी इम्पोर्टेंट है। परिवहन के साधन सुचारू रूप से विकसित होते हैं ऐसे एरिया में, और फिर बाग एवं परिवहन बाजार भली प्रकार से जुड़े होता है। अब खेती ऐसी जगह पे होता है जहाँ से चीजों को बाजार तक ले जाया जा सके, क्योंकि इसमें बाग उगाए जाते हैं और बागों से चीजों को लेकर बाजार तक पहुंचने के लिए अच्छा परिवहन साधन होना जरूरी है। क्षेत्र कौन से हैं? तो इस कृषि को यूरोपीय एवं अमेरिकी लोगों ने अपने अधीनस्थ उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित किया था। जैसे कि कॉफी वगैरह का कृषि जो हो गया ना, ऐसे ही बागों में चाय पत्ती वगैरह का, तो इन्होंने अपना यहाँ पे विकसित किया है, जैसे कि अमेरिका हो गया और कुछ जगहों पे यूरोप में भी है। अगला स्लाइड हमारा कहता है स्थानांतरणीय कृषि। तो स्थानांतरी कृषि जो है वो प्राथमिक कृषि है। स्थानांतरणीय कृषि का एक प्रकार है जिसमें किसी भी भूमि का टुकड़ा कुछ समय के लिए फसल उगाने के लिए चुना जाता है। मतलब कृषि करने के लिए एक जमीन के टुकड़े को चुन लिया जाता है, और जैसे ही इसकी क्षमता कम होती है, इसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, तो लोग फिर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ऐसे ही कृषि के जमीन को चुना जाता है, जिसमें भारत के उत्तरी पूर्वी स्थानांतरणीय कृषि को जुमिंग, मध्य अमेरिका मैक्सिमो में मिल्फा, मलेशिया में लेडांग कहते हैं। जो ये स्थानांतरणीय कृषि होता है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम भारत में इसे स्थानांतरणीय कृषि कहते हैं, कुछ लोग जुमिंग कहते हैं, कुछ लोग मिल्खा कहते हैं, कुछ लोग लेडांग कहते हैं। तो अलग अलग देशों में स्थानांतरणीय कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और बेसिकली इसमें होता क्या है, तो इसमें एक जमीन के टुकड़े को चुन लिया जाता है, इस पे खेती किया जाता है। लेकिन अब लगातार खेती करने से क्या होता है, इसकी उर्वरक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और जैसे इसकी क्षमता कम होगी तो लोग इस जमीन के टुकड़े को कुछ समय के लिए छोड़ के दूसरे जमीन के टुकड़े पे सेम काम करना शुरू कर देते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है झूम खेती क्या होता है। तो इस प्रकार की खेती जो है वो इस क्षेत्र में वनस्पतियों को जला दिया जाता है, एवं जली हुई राख की जो परत होती है, जो उसके अवशेष होते हैं, वो उनके लिए उर्वरक का काम करता है। बोए गए फसल के खेत आकार में बहुत छोटे-छोटे होते हैं। यहाँ खेती भी पुराने औजार से की जाती है, मतलब पौराणिक हथियारों से की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाता है, तब नए क्षेत्र में लोग चले जाते हैं। फिर वहां पे लंगड़ियों को, जंगलों को, घास-फूस को जला के कृषि भूमि को तैयार करते हैं, और उन जलाए गए राख से उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। झूम खेती जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है, और इसे ही झूम कृषि कहते हैं। यहीं पे अब बात अगर मिश्रित कृषि की कर ले, तो जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, पशुओं को भी पाला जाता है, तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं, मिक्स फार्मिंग कहते हैं। जब पशुपालन के साथ साथ खेती किया जाए, एग्रीकल्चर को जोड़ा जाए, तो उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता हो, एक ही जगह पर एक से ज्यादा फसलों को उगाया जाए, तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। जैसे कि ये जमीन का टुकड़ा है, इसी पे हमने मक्का लगाया, आलू लगाया, बैगन भी लगा दिया, मिर्च भी लगा दिया, तो ये सारी चीजें क्या होगा, मिश्रित फसल कहलाएगा। फसलों उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन की आय का स्रोत भी ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। मतलब फसल भी उगा रहे हैं और पशुओं को भी पाल रहे हैं, उनसे भी हम फायदे ले रहे हैं, तो ये हमारा मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, मिश्रित कृषि की विशेषताएं क्या है। तो मिश्रित कृषि की विशेषताएं हैं कि इसमें बोई जाने वाली अन्य फसलें, जैसे कि गेहूं, जौ, राई, मतलब कि जौ होता है, मक्का, कंदमूल, ये प्रमुख होते हैं। ये एक ही फसल के साथ-साथ इन लोगों को भी उगाया जाता है। इस प्रकार के कृषि जो है वो विश्व के मतलब पूरे दुनिया में अत्यंत विकसित वाहनों में पाए जाते हैं। जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग में ये पाया जाता है, यूरेशिया के भी कुछ भाग में पाया जाता है, दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण वाले क्षेत्र जो है वहां पे मिश्रित कृषि का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दहन कृषि के बारे में। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को हम कर्तन दहन खेती भी कहते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है, उस पे मौजूद जो पेड़ पौधे हैं उसको काटा जाता है, फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति को जलाने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, और उसके बाद फसल उगाई जाती है। तो ये हमारा दहन कृषि है, जिसमें हम लकड़ियों को, जंगलों को जला के उसके राख को मिट्टी में मिला के उसके उपरांत उस पे खेती करते हैं। अब ऋतु यात्रा है।
नए चारागाहों की खोज में जलवासी पशुचारक समरूप कोन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तक तय होती है। समुद्र तटीय भाग में पर्वतीय चारागाहों की ओर, शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से पर्वतीय चारागाहों की ओर यात्रा करते हैं। इस यात्रा को हम ऋतु प्रवास कहते हैं। देखिए, ऋतु प्रवास क्या होता है कि मौसम और जलवायु के अनुसार यदि कोई जो किसान है या पशु पालने वाले व्यक्ति हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जा रहे हैं, तो इसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास में अक्सर यही देखा जाता है कि जब उन्हें किसी एक चीज की कमी हो जाए, या तो वो चारागाह हो जाए, या चारागाह के बाद अगर खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, तो इसके लिए भी वहां के लोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं, जिसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। ट्रक कृषि क्या होता है? जहां केवल ट्रैक्टर से खेती होती है, वह ट्रक बाजार की मध्य दूरी रात भर में तय करते हैं, ट्रक कृषि कहलाता है। ऐसा कृषि का जगह जहां पे आधुनिक मतलब ट्रैक्टरों से खेती किया जाता हो, बीज बोने के लिए भी आजकल ट्रैक्टरों का उपयोग होता है, खेतों की जुताई करने के लिए भी ट्रैक्टरों का उपयोग होता है। कई जगहों पे आजकल फसल काटने के लिए भी मशीन हार्वेस्टर वगैरह का उपयोग होता है, छिलकों को उतारने के लिए मशीनों का उपयोग होता है। यहाँ तक कि नए जमाने में तो अब भंडारण करने के लिए भी लोग मशीनों का उपयोग करते हैं, खेतों को साफ करने के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं। उर्वरक क्षमता इन सब चीजों से बनी रहती है। तो ये हमारा ट्रक कृषि कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है डेयरी कृषि किसे कहते हैं? यह कृषि की एक विशिष्ट तरीका के बारे में है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण एवं नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। डेयरी कृषि की अगर बात हो ले तो यहाँ पे ना दूध से संबंधित होता है। दूध देने वाले पशुओं को यहाँ पे पाला जाता है। उनके प्रजनन करने के मतलब उनको आगे के जनरेशन को बढ़ाने के लिए उनके नस्ल को सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अतः ऐसी कृषि जिसमें पर्याप्त पूंजी एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता से दुधारू पशुओं से व्यावसायिक स्तर पर दूध उत्पादन करने के लिए कार्य किया जाता है, उसे हम डेयरी कृषि कहते हैं। जहां पे अधिक से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए पशुओं को विशेष तरीके से पाला जाता है, डेयरी कृषि कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है खनन। भू प्रॉपर्टी से मूल्यांकन धात्विक और अधात्विक खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खनन कहा जाता है। खनन का मतलब होता है खुदाई। खुदाई के माध्यम से जो जमीन के नीचे से हम मूल्यवान धात्विक और अधात्विक खनिजों को निकालते हैं, ये खनन कहलाता है। खनन के दो प्रकार हैं, अनाज का खनन और स्मारकीय सिक्के। अब देखिए, इसमें हम गहरी खुदाई के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ये 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भूगर्भीय चट्टानें बहुत जोखिमपूर्ण तथा असुरक्षित होती है, बहुत ही डेंजरस होता है। इंजीनियरिंग उद्यमों या उपकरणों से भारी खर्च करके इनको खुदाई किया जाता है। इसमें कंपनी की संभावना अधिक खर्च होती है, बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं। खाने काफी गहराई में मौजूद होती है, जो मतलब खाने का मतलब हो गया जो अंदर में मौजूद गड्ढे होते हैं वो काफी नीचे होते हैं। खानों में वेंधन मशीन, माल ढोने वाली गाड़ियां, वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है, ताकि अंदर में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अभी उत्तराखंड में आपको पता है कि टनल में बहुत सारे मजदूर फंस गए थे। तो टनल में क्या था, उनके पास वो सामग्री भेजी गई जो उनको खाने के लिए उपयुक्त था। ऑक्सीजन भेजा गया, फिर धीरे धीरे कैसे चट्टानों को काट के, मशीनों को काट के बाहर से विदेशों से मशीनें मंगवाई गई, फिर उन सभी मजदूरों को बाहर लाया गया। तो गहरी खुदाई में ये सारी जोखिमों को भी देखना पड़ता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है ट्रैक्टर को प्रभावित करने वाले 2 कारक। तो पहला तो भौतिक कारक है। रासायनिक खनिज पदार्थों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थित की अवस्था को नष्ट कर दिया जाता है। खनिजों की अधिक गहराई, खनिजों में धातुओं की मात्रा को कम प्रतिशत तथा उपभोक्ता के स्थान पर अधिक दूरी खनिजों की मात्रा को कम प्रतिशत की तरह दिखाता है। इसलिए ट्रैक्टर जो है वो अभी के समय में प्रभावित कर रहा है। आर्थिक कारक की अगर बात कर लीजिए तो आपको पता है खनिजों की मांग, बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी ज्ञान, उनका उपयोग, कृषि एवं श्रम पर होने वाला व्यय भी आता है, जिस कारण से लोग ज्यादातर ट्रैक्टरों का उपयोग करना पसंद करते हैं। विचित्र खादान का अर्थ क्या है? ऐसे निजीकरण प्रशिक्षण को भी कहा जाता है जो एक सस्ता तरीका है, मतलब कम लागत के बाद अधिक से अधिक काम लेना, जिसमें डिजाइन के लिए प्रायोपाय उपकरण एवं उपकरण पर अत्यधिक खर्च कम तथा उत्पादन शीघ्र एवं अधिक होता है। मतलब मेहनत भी कम, उत्पादन ज्यादा, पैसे की भी खर्च कम। तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रैक्टर को प्रभावित करने वाले 2 कारक के रूप में जाने जाते हैं।
इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12th जियोग्राफी अर्थात भूगोल, जिसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था प्राथमिक क्रियाएं, यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।